हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपनी जो क्लास कंटिन्यू रखेंगे साइंस की। अपन ने विटामिन डी तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे चलते हैं विटामिन ई की तरफ। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में विटामिन कंप्लीट कर लिया था, विटामिन डी तक हमने कंप्लीट किया था। अब चलते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई का जो रासायनिक नेम, जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। तो विटामिन ई है, उसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल। जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम जो है वो है टोकोफेरोल। और इसके सोर्स देख लेते हैं। जो विटामिन ई है उसके सोर्स क्या है, किस किस में, किन किन चीजों में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है वेजिटेबल ऑयल में। वेजिटेबल ऑयल में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, किसमें? वेजिटेबल ऑयल में। मैक्सिमम अमाउंट में किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है वेजिटेबल ऑयल में। ये तो हो गई ऑयल की बात। अब बात कर लेते हैं ये गेहूं वगैरह, ये वीट वगैरह में जो खाद्य पदार्थ है उनमें किस चीज में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गेहूं में। जो विटामिन ई है ये किस में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में गेहूं में, यानी कि वीट में। वीट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तो वही लिक्विड में, ये जो वीट है ये अपन खाने में जो काम लेते हैं रेगुलर डेज में, उसमें किस में पाया जाता है? विटामिन यह वीट में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वीट और किस किस में। वीट में राइस, फिश ऑयल। ठीक है, वीट, राइस, फिश ऑयल, मटन और चिकन। ये सब गेहूं, राइस, फिश ऑयल, मटन और चिकन, इन सभी में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। पर जो सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है वेजिटेबल ऑयल में। अगर हम गेहूं खाने की चीजों की बात करें तो वो पाई जाती है गेहूं में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो विटामिन ई है इसका फंक्शन क्या है। जो विटामिन ई है इसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फंक्शन, विटामिन ई का जो फंक्शन है वो हमारे स्किन को ग्लो करने में कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है हमारी इसका? विटामिन ई का क्या फंक्शन होता है? हमारी स्किन को ग्लो करने में कार्य करता है। ग्लो का मतलब चमकने में। ठीक है, चमकने में, हमारे स्किन को चमकने में या फिर अच्छा दिखाने में कौन कार्य करता है? विटामिन ई कार्य करता है। ठीक है, और क्या क्या कार्य होते हैं विटामिन ई के? यह नपुंसकता को कम करता है। और क्या कार्य होता है विटामिन ई का? यह नपुंसकता को कम करता है। विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी को कम करता है, फर्टिलिटी को कम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की मात्रा होगी तो जो हमारी फर्टिलाइजेशन पावर है वो ज्यादा होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पावर ज्यादा होगी यानी कि नपुंसकता को कम करता है। ये इसका कार्य होता है, विटामिन ई का फंक्शन होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि डिजीज कौन सी है जो विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन ई की कमी से होने वाली डिजीज। विटामिन ई की कमी से होने वाली डिजीज, बीमारियां। तो मैंने आप जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में मात्रा अगर नॉर्मल रहेगी तो हमें नपुंसकता नहीं होगी, नपुंसकता से को कम करता है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होगी? नपुंसकता की बीमारी होगी। ठीक है, किस चीज होगी?
बच्चा ना पैदा करने की बीमारी होगी, ये डिजीज होगी। ठीक है, अब इसे मेल में और फीमेल में अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो मेल है और जो फीमेल है, जो मेल है उसमें बोलते हैं नपुंसक, जो मेल है उसमें बोलते हैं नपुंसकता, और जो फीमेल है उसमें बोलते हैं बांझपन। जो मेल है उसमें बोलते हैं नपुंसकता और जो फीमेल है उसमें बोलते हैं बांझपन। ठीक है, अब विटामिन ई की अगर मात्रा अगर हमारे शरीर में कंप्लीट होगी तो ये इन दोनों डिजीज से हम बच सकते हैं। अब आगे चलते हैं, विटामिन के, ई हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, वो अपन देख लेते हैं। जो विटामिन के है इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनन। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनन, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, जो विटामिन के है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनिन। ठीक है, अब इसके सोर्स क्या क्या है, विटामिन के सोर्स क्या क्या है। विटामिन के जो है ये हमें किस चीज में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ग्रीन कैबेज में। ग्रीन कैबेज किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं पत्ता गोभी को। किसे बोलते हैं, पत्ता गोभी में जो विटामिन के है वो प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में यानी कि मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। कौन सा विटामिन के पाया जाता है। बाकी जो है वो देख लेते हैं बस, कॉफी, बीन, मटन। ठीक है, बाकी जो है वो है टॉफी, बीन और मटन। ठीक है, अब जो कॉफी के बारे में कुछ जान लेते हैं, एक बार कॉफी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड कहाँ स्थित है, किसे कहा जाता है। जो कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सेंटोस को। किसे कहा जाता है, सेंटोस को, जो कहाँ पे स्थित है, जो है ब्राजील में। कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ये सेंटोस को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉफी की उपज बहुत अधिक मात्रा में होती है। सबसे अधिक मात्रा में कहा, सेंटोस में। सेंटोस एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, ब्राजील में। यहाँ पे कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे खेती की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कॉफी की जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कर्नाटक में। उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। कॉफी का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कर्नाटक में, भारत के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। आगे चलते हैं, अब विटामिन के का फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। विटामिन के का फंक्शन क्या है, विटामिन के का फंक्शन क्या है, ये है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जो विटामिन के है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है क्लॉटिंग विटामिन। इसे किस नाम से जाना जाता है, क्लॉटिंग
विटामिन किस नाम से जाना जाता है? इसे क्लोटिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है विटामिन के को क्लोटिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब इसे क्यों जाना जाता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, और ये कैसे ब्लड क्लोटिंग करता है वो भी देखेंगे। अब देखते हैं कि विटामिन के की कमी से होने वाली डिजीज, विटामिन के की कमी से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है? वो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में होता क्या है? इसमें जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती है, खून का थक्का नहीं जम पाता, जिसकी वजह से स्लोली ब्लड बॉडी के बाहर निकलता रहता है। तो इसमें ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन के की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, कार्य क्या करता है? वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके क्यों उसे ब्लड क्लोटिंग विटामिन कहा जाता है। तो ये होगा हीमोफीलिया के बारे में बता दिया मैंने कि ब्लड क्लोटिंग के लिए ब्लड क्लोटिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अब ये किस टाइप की डिजीज है? ये है जेनेटिक डिजीज। ये किस प्रकार की डिजीज है? ये जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवंशिकता बीमारी है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बीमारी चलती रहती है। ठीक है, इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हीमोफीलिया को। ये रॉयल डिजीज क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्रिटेन की एक रानी थी जिनको ये बीमारी हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ की रानी थी वो? ब्रिटेन की एक क्वीन थी जिनको ये बीमारी हुई थी, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अमीर लोगों को ज्यादा होती है। ठीक है, अब वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजीज अपनी कंप्लीट हो गई है, पे आगे चलते हैं। अब विटामिन पी, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन पी। अगला जो विटामिन है अब वो कौन सा है? विटामिन पी। इसका केमिकल यानी कि रासायनिक नेम क्या है? वो है हेस्पिराइडिन। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? विटामिन पी है। उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका जो रासायनिक नेम है उसका नाम जो है वो है हेस्पिरिडिन। ठीक है, हेस्पिरिडिन। ये इसके सोर्स दे देते हैं, विटामिन पी के सोर्सेज क्या है वो दे देते हैं। जो विटामिन पी है इसके जो सोर्स है वो है ग्रीन वेजिटेबल और सिट्रिक फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल और सिट्रिक फ्रूट्स, हरी सब्जियां और खट्टे फल इसके जो सोर्स हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन पी, वो कौन कौन से हैं? हरी सब्जियां और खट्टे फल। आगे चलते हैं। विटामिन पी का फंक्शन क्या होता है? विटामिन पी का फंक्शन क्या होता है? यह हमारी कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो नियंत्रण या कंट्रोल करता है। कैपिलरीज को हिंदी में कहा जाता है कोशिकाओं, केशिकाओं।
कोशिका जो होती है वो सेल्स को कहा जाता है, जो कैसिका है वो कैपिलरीज को कहा जाता है। ठीक है, कैसिकाओं में ब्लड के फ्लो को या बहाव को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है विटामिन सी। आगे चलते हैं, ये किस प्रकार से करता है? ये कैपिलरीज क्या होती है एक बार ये देख लेते हैं। कैपिलरीज क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं। तो जो ये हमारे बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन, ठीक है, ये है बॉडी ऑर्गन। ठीक है, अब जो बॉडी ऑर्गन है किससे अटैच रहती है? ये वेन से, वेन, ठीक है, वेन से फिर हार्ट, हार्ट, फिर हार्ट से, हार्ट के बाद उसका आर्टरीज और उसके बाद बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लो एक बार। जो बॉडी ऑर्गन है वो जो इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर करेगा किसमें? वेन्स के थ्रू हार्ट में। जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध खून, रक्त जो है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? वो वेन्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। और जो हार्ट है उसे कन्वर्ट कर देगा प्योर में, प्योर में कन्वर्ट करने के बाद वो आर्टरी के थ्रू ऑर्गन में पहुंचाया जाएगा। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स में पहुंचाया जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचाएगा। उसको ले जाने का कार्य कौन करेंगे? नर्व्स करेंगे। इनको क्या कहते हैं? नर्व्स। जो नसें होती हैं वो ऑर्गन में जाने के बाद, अभी जो नर्व्स हैं ये ऑर्गन में पहुंच गई, हमारी बॉडी के ऑर्गन में पहुंच गई, किसी हाथ में पहुंच गई अपने। ठीक है, हाथ में जाने के बाद इस छोटी छोटी नसों में और महीन मतलब और माइक्रो नर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, ये जो एक सिंगल नस है वो 6, 7, 8, 12 पार्ट्स में डिवाइड होकर अपने हाथ ऑर्गन में ब्लड ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो जब हमें कट लगता है, तो जब हमारा बॉडी के मतलब किसी भी ऑर्गन में कट लगता है तो जो नुकसान होता है वो किसे होता है? वो कैपिलरीज को होता है। ठीक है, कैसिकाओं को नुकसान होता है। तो कैसिकाओं से हमें ब्लड निकलता है, ना कि नसें कटने से खून निकलता है। नस कटने से खून नहीं, हमारे यहाँ से नस कटेंगी तो ऑब्वियसली बात है नर्व ही डिस्टर्ब होगी। पर जो ऑर्गन के, अगर किसी ऑर्गन में नुकसान होगा तो उसमें कैपिलरीज को ही नुकसान होगा, कैपिलरीज के थ्रू ही खून निकलेगा। तो अगला कैपिलरीज क्या होती है? जो नर्व्स कन्वर्ट इनटू कैपिलरीज, दे डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल थिन नर्व्स। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब विटामिन पी की कमी से होने वाली डिजीज, विटामिन पी की कमी से होने वाली डिजीज। विटामिन पी की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो उससे कौन सी डिजीज होगी? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये कंट्रोल किसे करती हैं? ये ब्लड को कंट्रोल करती है। अगर एक नस 1 सेकंड में 1 ml ब्लड ही ले जा सकती है, अगर मान लो एक रोटी की भूख है तो 1 रोटी खा ली, ठीक है, पेट भर गया। अब 1 रोटी की जगह पे 5 रोटी खा ली, ठीक है, समझ रहे हो? 1 रोटी की जगह पे 5 रोटी खा ली तो थोड़ी देर क्या होगी? वोमिटिंग, उल्टियां होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार नर्व्स वगैरह होती है, इन्हीं में भी हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर ये विटामिन पी, तो विटामिन पी है इसकी कमी हो जाएगी तो ये ब्लड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, किसका? फ्लो का। तो ये 1 सेकंड में जो 1 ml ब्लड ट्रांसफर करता था उसके जगह पे ये 1 सेकंड में 2 ml या फिर 4 ml ब्लड ट्रांसफर करेगा, तो उससे नसें फट जाएंगी, ऐसा चांस बन जाता है, ऐसा चांस हो जाता है। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस डिजीज को कहते हैं इंटरनल हेमरेज। क्या कहा जाता है उसको? इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज, नसें फटने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये होती है, ये है इसकी डिजीज। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो विटामिन के है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो विटामिन के है, जो विटामिन के है इसे ब्लड क्लॉटिंग नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है वो देख लेते हैं।
मैं आपको बताया था तो कि जो विटामिन के है उसे ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्यों जाना जाता है वो एक बार देख लेते हैं। एक बात देखिए, अब हमें हमारे कहीं किसी पार्ट में इंजरी हुई, ठीक है, ये है इंजरी, ये क्या है, ये हमारे किसी बॉडी पार्ट में इंजरी हुई। अब इससे समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि हमारे ब्लड में कितने टाइप के ब्लड होते हैं, ब्लड कितने टाइप की चीजों से बना होता है, किन चीजों से बना होता है। तो ब्लड में कितने टाइप के रक्त होते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, पहली होती है RBC, दूसरा ब्लड होता है WBC व्हाइट, और तीसरा होता है वो होता है प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जो इंजरी के दौरान, जब हमारे किसी बॉडी पार्ट में इंजरी होती है उसके दौरान जो ठीक करने का कार्य करता है वो करता है प्लेटलेट्स। अब इनके सभी के नाम देख लेते हैं एक बार। जो रेड ब्लड सेल है उसका जो नाम है, केमिकल नेम जो है उसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। जो RBC है उसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, और जो WBC है उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। जो RBC है उसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, जो WBC है उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, और जो प्लेटलेट्स है उसका नाम है थर्बोसाइट्स। जो RBC है उसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, WBC, और जो प्लेटलेट्स है उसका नाम है थर्बोसाइट्स, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स है वो क्या कार्य करती हैं, वो इंजरी के डैमेज को में ठीक करने में, जो इंजरी हुई है उसके डैमेज को, जो सॉरी जो इंजरी हो गई, अब इंजरी हुई तो इंजरी के बाद क्या होगा, ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट करता है। ब्लड को बॉडी के बाहर नहीं जाने देता कौन, थर्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी से ब्लड को बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स है वो ठीक जिस समय वो बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं, कौन, खून जो बाहर जा रहा होता है हमारी बॉडी से, उसमें कौन यूज करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उस समय एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, किसी का निर्माण करता है, वो एक हार्मोन का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थर्बोप्लास्ट। समझ में आया, थर्बोप्लास्ट। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब ये ब्लड हमारी बॉडी से बाहर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसे रोकने का कार्य किसके पास होता है, प्लेटलेट्स के पास होता है। जैसे प्लेटलेट्स इसे रोकने का प्रयास स्टार्ट करेगा तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा, उस हार्मोन का नाम है थर्बोप्लास्ट, ठीक है। यही पे बात यहीं पे रोक दो, एक बार ये बात यहीं पे रोक दो। इसने हार्मोन रिलीज कर दिया, थर्बोप्लास्ट को रिलीज कर दिया। अब प्रोटीन को बारे में एक बार देख लेते हैं। ये बात यहाँ तक अपन छोड़ देते हैं एक बार, उससे पहले लीवर के ऊपर चलते हैं। लीवर है वो हमारे बॉडी में 6 प्रकार के प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जो लीवर है वो हमारी बॉडी में 6 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सा प्रोटीन है, तो पहला प्रोटीन है वो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा प्रोटीन है वो कौन सा है, वो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। जो तीसरा प्रोटीन है वो है एल्बुमिन, जो तीसरा प्रोटीन है वो है एल्बुमिन, और चौथा प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन, और जो पांचवा प्रोटीन है वो है हेप्रेनिन। जो पांचवा प्रोटीन है वो कौन सा है, वो है हेप्रेन, ठीक है। ये 5 प्रकार के प्रोटीन है जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं लीवर के द्वारा, जो स्टोर भी कहाँ पे होते हैं, लीवर में ही ये स्टोर रहते हैं। अब ये प्रोटीन की बात हो गई, अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
अब ये प्रोटीन को कैसे कन्वर्ट करता है, तो अभी लग गई, चोट लग गई, ये तो हार्मोन रिलीज हो गया, क्या नाम है इसका, थर्मोप्लास्ट रिलीज हो गया। अब 3 स्टेप पे ध्यान देते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। ये प्रोटीन हो गए, ये हार्मोन रिलीज हो गया ठीक करने के दौरान। अब देखते हैं, जो लीवर है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करेगा, किसकी सहायता से, ये करेगा किसकी सहायता से, विटामिन के की सहायता से। समझ बात, जो लीवर है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करेगा, किसकी सहायता से, विटामिन के की सहायता से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, विटामिन अब बन गया अपना, प्रोथ्रोम्बिन बन गया, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो गई। अब जो मेन चीज है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, किसकी प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, थर्मोप्लास्ट की प्रेजेंस में। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, किसकी प्रेजेंस में, ये थर्मोप्लास्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये होगा थ्रोम्बोबिन में, ये कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब जो मेन चीज है वो है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब ये प्रोटीन का कार्य है, तो फाइब्रिनोजेन है, जो फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट किस चीज में होगा, वो होगा फाइब्रिन में कन्वर्ट। थर्ड स्टेप, जो फाइब्रिनोजेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइब्रिन में कन्वर्ट। जो फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाइब्रिनोजेन में, ये और किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में जो फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। तो और जो फाइब्रिन है वो हमारी इंद्री को, जो हमारी फाइब्रिनोजेन है जो हमारी इंद्री है उसके ऊपर एक नेट का निर्माण करता है, ठीक है। जो फाइब्रिन जो है वो हमारी इंद्री के ऊपर नेट का निर्माण करता है, जो नेट क्या करता है, ब्लड को बॉडी के बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। इसीलिए विटामिन के को ब्लड क्लोटिंग विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन के का एक हल्का सा यूज आया था सिर्फ, इसीलिए से विटामिन के को ब्लड क्लोटिंग विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखें, जो विटामिन जो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है फाइब्रिनोजेन से जो फाइब्रिन बनने की जो प्रोसेस होती है, इसमें एक पदार्थ और लगता है जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे लोग, यहाँ पे कैल्शियम पदार्थ भी यहाँ पे यूज होता है फाइब्रिन के निर्माण में। तो ये पूछ सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग के दौरान कौन सा पदार्थ ब्लड क्लोटिंग में पाया जाता है, ठीक है, फाइब्रिन में पाया जाता है, तो वो कौन सा पदार्थ है, कैल्शियम, ठीक है। फाइब्रिन में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।